हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के बिहार दारोगा मुख्य परीक्षा के वॉल्यूम 2 टेस्ट सीरीज़ के साथ और वॉल्यूम 2 टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 2 के साथ वॉल्यूम 2 टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट नंबर 2 के साथ और मैं आप लोगों को जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। जीएस के क्वेश्चंस जो हैं ये सेट नंबर 2 में, उसमें पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आया हुआ है। ऑसिनडेक्स निम्नांकित में से किन दो देशों के बीच का एक नौसैनिक अभ्यास है? किन दो देशों के नौसेना मिल करके एक साथ में अभ्यास किया और उसका नाम दिया गया ऑसिनडेक्स या ऑस इंडेक्स। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया और भारत का नाम से ही पता चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इंडेक्स, इस तरह से ये नाम से पता चल रहा है और इसका आंसर होगा डी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का ये नौसैन्य अभियान, संयुक्त नौसैन्य अभ्यास था, संयुक्त नौसैन्य अभ्यास। और ये 2019 के अप्रैल में ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के नौसैनिक अंगों का एक संयुक्त अभ्यास था अप्रैल 2019 में। और कहाँ पर हुआ? तो भारत में हुआ था, भारत के विशाखापत्तनम में, जो आंध्र प्रदेश में। भारत के विशाखापत्तनम में अप्रैल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के नौसेना और भारत के नौसेना के मिल करके एक संयुक्त सैन्य अभ्यास लिया। तो आंसर हो गया डी। इसका आंसर हम लोगों का होगा डी। इसका आंसर डी हुआ। और इसके साथ जो चीज़ याद रखना है कि ये कब का, तो अप्रैल 2019 का, ये ज़्यादा याद रखना है। अप्रैल, ये भी पूछ सकता है कब का, अप्रैल 2019 का। कहाँ पर हुआ था? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में अप्रैल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के नौसेना और भारत के नौसेना ने मिलकर के एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया और इसका नाम दिया गया ऑस इंडेक्स। भारत और ऑस्ट्रेलिया के नौसेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। दो नंबर क्वेश्चन देखिए अपने सेट का। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना PMSYM के तहत लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन दी जाती है? तो ये 3000 रुपया मासिक है। 3000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाता है। इस योजना के तहत कितना मासिक पेंशन दिया जाता है? 3000 रुपया। और 60 वर्ष के ऊपर के, 60, इसमें शर्त क्या है? 60 वर्ष के ऊपर लाभार्थी जो होंगे उनका उम्र जो होना चाहिए 60 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष से ऊपर के लाभार्थी इसमें होंगे। और कौन होंगे? तो जो असंगठित क्षेत्र में काम किए हों उनके लिए एक पेंशन योजना ये है। और इसमें 3000 रुपया है। कितना मासिक पेंशन, कितने की व्यवस्था की गई है? 3000 रुपया। तो इसमें याद करना है 60 वर्ष से ऊपर लाभार्थी, इसके तहत जो लाभार्थी होंगे उनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और असंगठित क्षेत्र से के वो श्रमिक या कर्मी होने चाहिए। तो उनके लिए कितना निर्धारित किया गया पेंशन? 3000 रुपया। आंसर बी होता है। और इसके साथ ही हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इस सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आएगा स्क्रीन पर। चमन परियोजना भारत में किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है? ये जो परियोजना है जिसको चमन परियोजना कहा गया, चमन परियोजना भारत में किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया जाएगा और स्पेस टेक्नोलॉजी के सहायता से किस क्षेत्र में काम करने का ये
परियोजना है तो वो है आपका बागवानी, जिसको हॉर्टिकल्चर कहेंगे, बागवानी क्षेत्र में। चमन जो है वो बागवानी क्षेत्र का परियोजना है। और 3 नंबर क्वेश्चन को फिर हम लोग ला रहे हैं स्क्रीन पर। 3 नंबर ये बागवानी होगा। बागवानी क्षेत्र का है। बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के इस प्रोजेक्ट को चमन प्रोजेक्ट कहा गया है। चमन प्रोजेक्ट भारत के किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है? तो बागवानी क्षेत्र में औद्योगिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है। तो इसके बाद ये आंसर आपका डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन 4 आ गया, प्राचीन वैशाली नगर के वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? ये आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, रांची, हाजीपुर, मोतिहारी। तो देखिए, प्राचीन वैशाली नगर आज के वर्तमान में किस शहर का नाम है? या प्राचीन वैशाली नगर का वर्तमान में कौन सा शहर है? तो वो है मुजफ्फरपुर। तो इसका आंसर होगा मुजफ्फरपुर। और बात है प्राचीन वैशाली पर थोड़ा सा हम लोग बात कर ले तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में एक महाजनपद जो वज्जी, ये क्या था? तो गणराज्यों का संघ था। और उस गणराज्यों में 8 गणराज्य, उस वज्जी संघ में कितने गणराज्य थे? 8 गणराज्य। और उसकी राजधानी कहाँ? वैशाली। और वर्तमान में जो पहले वैशाली था, वर्तमान में मुजफ्फरपुर है। ठीक है, क्योंकि एक अलग आपका जिला वैशाली बन गया जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर है। लेकिन प्राचीन जो वैशाली है वो वर्तमान का मुजफ्फरपुर है। प्राचीन वैशाली जो नगर है वर्तमान का मुजफ्फरपुर है। तो आंसर हम लोगों का ए होता है। चौथा का आंसर ए। और ये प्राचीन वैशाली का मतलब ये 6ठी सदी ईसा पूर्व, जिसको विश्व का सबसे प्राचीनतम रिपब्लिक के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे प्राचीनतम रिपब्लिक वज्जी संघ था। वज्जी गणराज्यों का संघ था जिसमें 8 गणराज्य थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। और 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ गया, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये देखना है। तो उसमें है सत्येंद्र सिन्हा, हरिहर सिंह, विनोदानंद झा, रामदयालु सिंह। तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह। और ये भी मुजफ्फरपुर से संबंधित है, रामदयालु सिंह। और इसलिए आंसर इसमें बी होगा। 5 का आंसर बी हो गया, रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले स्पीकर कौन थे? रामदयालु सिंह। ये कब? 1937 में। 1937 में। आप जानते हो 1935 के एक्ट के तहत प्रांतों को स्वायत्तता मिली और प्रांतों में चुनाव होता है 37 में। और उससे जो यहाँ पर पहला विधानसभा और उसके अध्यक्ष बनाए गए रामदयालु सिंह 1937 में। तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह कब? तो 1937 में। और इसके साथ हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है वो हम लोग देखते हैं स्क्रीन पर। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का, बड़ा नज़दीक का सब ऑप्शन है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो है 2.86%। और इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, 2.86%। 2.86% बिहार जो है पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% धारण करता है। बिहार का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। जबकि
भारत का क्षेत्रफल, भारत जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग धारण करता है, भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग धारण करता है, तो 2.42%, 2.42%। ये बात क्या हो रही है कि भारत विश्व का यानी विश्व क्षेत्रफल का कितना परसेंट धारण करता है, तो 2.42%। भारत विश्व क्षेत्रफल का, विश्व का 2.42% धारण करता है, और बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में वित्तीय व्यवस्था की प्राथमिक इकाई कौन है? इसमें दो ऑप्शन है, आपके स्लाइड पे नहीं आया है, मैं बोल दे रहा हूँ ऑप्शन। मेरे पास वो आपका जो ये बुक है वो भी है मेरे पास। ये 7वां में दो ऑप्शन दिया हुआ है, वित्त मंत्रालय, जिला कोषागार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सी ऑप्शन जो है जो छूटा हुआ है, यहाँ पर नहीं आ पाया है, ये है नियंत्रक जो स्कैग जिसको बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सी ऑप्शन में है। और डी ऑप्शन भी है इसमें, और डी ऑप्शन जो है वो है जिला कलेक्टर, जिलाधिकारी, जिला कलेक्टर, जिला समाहर्ता, जिला कलेक्टर। ये 4 ऑप्शंस है, और हमें डिसाइड करना है भारत में वित्तीय व्यवस्था का प्राथमिक इकाई, प्राइमरी यूनिट किसको कहेंगे। भारत में वित्तीय व्यवस्था का प्राथमिक इकाई कौन है, ये डिसाइड करना है। पहला वित्त मंत्रालय, जिला कोषागार, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कि जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो देखिए वित्त व्यवस्था की प्राथमिक इकाई, वित्त व्यवस्था की प्राथमिक इकाई, इसमें जो आंसर होगा जिला कोषागार होगा, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी होगा, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी जो होगा वो भारत में वित्तीय व्यवस्था की प्राथमिक इकाई के रूप में जाना जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी। तो आंसर आपका बी होगा, 7वां का आंसर बी होगा। भारत में वित्तीय व्यवस्था की प्राथमिक इकाई, प्राइमरी यूनिट के रूप में किसे जाना जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी को, जिला कोषागार को। तो अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन आ गया, बजट निर्माण का मुख्य सिद्धांत क्या है? वार्षिकता का सिद्धांत, लोचशीलता, परिशुद्धता, सभी तीनों, ये सभी होगा। देखिए बजट निर्माण, बजटिंग में ये तीनों चीज देखा जाता है, बजट बनाने में ये तीनों बातों को देखा जाता है। बजट निर्माण का सिद्धांत, बजट निर्माण का मुख्य सिद्धांत है वार्षिकता का सिद्धांत, लोचशीलता, परिशुद्धता, सभी, ये तीनों के तीनों जो है बजटिंग के सिद्धांत हैं, तीनों के तीनों बजटिंग के सिद्धांत हैं, बजट बनाने के सिद्धांत हैं, तो डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 9। भारत में संघीय स्तर पर 1 बजट होता है, 2 बजट होता है, 3 बजट होता है, 4 बजट होता है। तो संघीय स्तर पर, देश के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर भारत में कितने बजट होते हैं, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में संघीय स्तर पर कितना बजट होता है। तो अभी आप बताओगे, इसमें आंसर होगा 1 बजट, ठीक है। जबकि आप जानते हो, जान लो 1924-25 में, 1924-25 में से 2 बजट किया गया था। एक आम बजट हुआ था, आम बजट, यानी आप ये याद करो कि 1924-25 में रेल बजट को, रेल के लिए अलग बजट की बात की गई थी, रेल के लिए अलग बजट की बात की गई थी, रेल के लिए अलग बजट की बात की गई थी, रेल बजट। तो रेल बजट 1924
1924-25 में आम बजट से अलग हुआ था। और फिर हम लोग जानते हैं कि 2017-18 में ये जो बजट है रेल बजट को समाप्त कर दिया गया और एक एकल बजट किया गया। बजट निर्माण का ये 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का शायद 1 मिनट 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लाएंगे यहाँ पर। भारत में संघीय स्तर पर एक बजट होता है, आंसर ए होगा। हमने ये बताया 1924-25 में रेल बजट हुआ था और 17-18 में रेल बजट को फिर से मेन बजट में ही किया गया, यानी रेल बजट पृथक रूप से रेल बजट निकालने की बात 2017-18 में समाप्त किया गया। 2017-18 में रेल बजट का कॉन्सेप्ट, रेल बजट की पृथकता का कॉन्सेप्ट को समाप्त किया गया। रेल बजट अलग होगा, ये कॉन्सेप्ट समाप्त किया गया 2017-18 में, और रेल बजट को अलग किया गया था 1924-25 में। ये दो इंफॉर्मेशन आपको रेल बजट समाप्त हम लिख देते हैं, रेल बजट की पृथकता समाप्त, रेल बजट की पृथकता समाप्त कब? तो 2017-18 में। और रेल बजट अलग हुआ, रेल बजट का अलग अस्तित्व माना गया 1924-25 से। तो वर्तमान में भारत में संघीय स्तर पर सेंट्रल लेवल पर बजट क्या है? तो एक बजट है। तो 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का डिस्कस हो चुका है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार किसे है? भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार किसे है? ये क्वेश्चन आपका है और इसका आंसर डिसाइड करना है जिला कलेक्टर को, मुंसिफ मजिस्ट्रेट को, राज्यपाल को, उच्च न्यायालय को। देखिए, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण ये कोर्ट का आदेश होता है और कोर्ट में रीट ये है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है। रीट 5 तरह के हैं। रीटों के प्रकार कितने हैं? 5। रीट कितने प्रकार के हैं? रीटें कितनी हैं? तो रीटें 5 प्रकार की हैं। 5 प्रकार की रीटें हैं, ठीक है। रीट क्या है? मौलिक अधिकार के हनन पर रीट जारी किया जाता है, यानी मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए रीट जारी किया जाता है। और रीट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 से है, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 से है, और हाई कोर्ट को रीट जारी करने का, 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 226 से है। किससे है? आर्टिकल 226 से। ये आप लोगों को मालूम होगा। और 5 रीटों का नाम, 5 रीटों की प्रकृति ये अच्छी तरह से जानना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग का रहता है। तो यहाँ पर है भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है, परमादेश रीट है, उत्प्रेषण रीट है, प्रतिषेध रीट है। तो ये 5 जो रीट है, अधिकार परीक्षा रीट है, तो 5 रीटों में एक रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा कोर्ट ये बोलता है कि बंदी को कोर्ट के सामने प्रत्यक्ष करो। बंदी को, जिसको गिरफ्तार किया हो, उसको कोर्ट के सामने लाओ, प्रत्यक्ष करो। इसमें यह होता है कि किसी व्यक्ति को कोई अथॉरिटी अगर गिरफ्तार कर लिया है या कोई आम व्यक्ति भी किसी को अगर बंदी बना के रखे हुए है, तो उस बंदी बनाए गए व्यक्ति के तरफ से कोई कोर्ट में रीट जारी करेगा, रीट दायर करेगा, और तब कोर्ट उस पर रीट इशू करेगा। और कोर्ट ये बताएगा कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को, बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए या प्रत्यक्ष किया जाए। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जो है ये एक रीट है। रीट 5 प्रकार के होते हैं और रीट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। दूसरे किसी न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार नहीं है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करने का भी अधिकार नहीं है। और ऑप्शन हमारा जो है उसमें डी ऑप्शन उच्च न्यायालय है, इसलिए यहाँ पर हाई कोर्ट होगा। और किस आर्टिकल से? तो यहाँ बताया गया आर्टिकल, भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 से उच्च न्यायालय को भी रीटें जारी करने का अधिकार प्राप्त है, और इसलिए यहाँ आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11।
विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास और सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक है। तो देखिए, कार्यपालिका, राजनीतिक दल, नेतृत्व, लोक प्रशासन, ये ऑप्शन है विकासशील देशों में, यानी डेवलपिंग जो कंट्री है उसमें सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक जो है वो कौन है इसमें, तो आप कह सकते हैं लोक प्रशासन। लोक प्रशासन एक बृहद व्यापक शब्द होता है, और लोक प्रशासन यानी पब्लिक के पक्ष के लिए, पब्लिक के लिए जो प्रशासन, ये एक अलग राजनीतिक विज्ञान से अलग एक विषय के रूप में स्थापित है, जो यूएसए से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत यूएसए से, और विल्सन को इसका संस्थापक कहा जा सकता है, इसका शुरुआती व्यक्ति कहा जा सकता है। तो इसमें आंसर होगा लोक प्रशासन। विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास और सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक कौन है? लोक प्रशासन। इसलिए आंसर इसमें हमारा हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में कौन नौकरशाही का लक्षण अपेक्षित है? अपेक्षित यानी एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड जो होना चाहिए। तो इसमें है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही है कि काम में अड़ंगा लगाना, ज़्यादा नियम लगाना और काम को रोकना, लेट लतीफ़ करना, ये लाल फीताशाही है। कागजी कार्यवाही भी वही लाल फीताशाही का ही बात हो गया। और श्रेष्ठता की भावना कि हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो श्रेष्ठ हैं आम लोगों से। तो नौकरशाही का लक्षण अपेक्षित है। अपेक्षित है का मतलब जो होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेशंस है, जो अपेक्षा है, किससे? ब्यूरोक्रेट से, यानी ब्यूरोक्रेसी से, नौकरशाही से, नौकरशाहों यानी ब्यूरोक्रेट से क्या अपेक्षा है? तो ये है भाई जनता के प्रति उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल अबाउट पीपल, ये अपेक्षित है, ये एक्सपेक्टेड है। और एक्सपेक्टेशंस रखा जाता है ब्यूरोक्रेसी से कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जनता के प्रति जागरूक हो। तो ये 12 के लिए आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर होगा सी, जनता के प्रति उत्तरदायी होना। ये एक्सपेक्टेशन है ब्यूरोक्रेसी से, नौकरशाही से, ये अपेक्षित है, जनता के प्रति उत्तरदायी रहना। और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 13। भारत सरकार ने अपने उच्च पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर खोल रखा है, कहाँ पर है? यानी भारत सरकार का नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे देश में ये संस्था, ये इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है, ये एकेडमी कहाँ पर है? तो ये एकेडमी आपका मसूरी में है, मसूरी में, मसूरी में। और पूरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी। ये कहाँ पर है? मसूरी में। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी मसूरी में है। उसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट एकेडमी सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी है, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है। और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर मसूरी में प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी है। तो नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये कहाँ है? मसूरी में। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। ऑप्शन है जब वे चाहें वर्ष में एक बार, प्रत्येक सत्र के आगमन पर, सदनों के निमंत्रण पर, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आगमन पर। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदनों को जब संबोधित किया जाता है तो ये अवधारित है कब कब ये संबोधित करेंगे। तो जो आवश्यक रूप से करेंगे उसमें एक है कि प्रत्येक सेशन, जब भी सेशन शुरू हो संसद का, तो प्रत्येक सेशन के आरंभ पर, प्रत्येक वर्ष के पहले सेशन, प्रत्येक वर्ष के पहले सेशन, थोड़ा इसको स्पष्ट कर लीजिए।
प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ पर राष्ट्रपति सदनों को संबोधित करते हैं। दूसरा, जब नए लोकसभा का गठन होगा तो नए लोकसभा के गठन के बाद, नए लोकसभा का चुनाव, नए लोकसभा के गठन के बाद जो पहला सेशन होता है तो उसमें भी राष्ट्रपति आवश्यक रूप से संसद को संबोधित करेंगे। तो दो जगह पर राष्ट्रपति संसद को आवश्यक रूप से संबोधित करेंगे। एक होगा नए लोकसभा के गठन के बाद जो सेशन होगा उसमें सदनों को संबोधित करेंगे, और दूसरा प्रत्येक वर्ष के प्रथम जो सत्र होगा, सेशन होगा, उसमें राष्ट्रपति सदनों को संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नए लोकसभा के गठन वाला तो ऑप्शन है नहीं, एक डी जो ऑप्शन है प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आगमन पर, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आगमन पर, तो ये आंसर हमारा डी होगा। और 2 बार राष्ट्रपति आवश्यक रूप से संसद को संबोधित करेंगे, एक प्रत्येक लोकसभा के गठन के बाद के सत्र को, और दूसरा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे अधिक मतदाताओं का देश कौन है? सबसे ज़्यादा वोटर्स, मतदाता किस देश में है? तो वो हमारा भारत। सबसे ज़्यादा वोटर्स की संख्या सबसे ज़्यादा भारत में। और आप जानते हो कि 1989 में हम लोगों का वोट देने का जो मिनिमम एज है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, यानी 61वां संविधान संशोधन। ये याद होगा, बहुत पॉपुलर है क्योंकि ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम ईयर कब? तो 1989, राजीव गांधी के समय। तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में वोट देने का अधिकार, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया? 18 वर्ष। तो इसकी बात इसलिए मैं किया कि ये भी एक फैक्टर है कि भारत में नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ गए, यानी वोटरों की संख्या बढ़ गई। और हमारा क्वेश्चन है सबसे अधिक मतदाता विश्व में किस देश में है, या इनमें से किस देश में है? तो भारत में। सबसे अधिक मतदाता किस देश में है? तो भारत में। और इसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, कारक होता है, जिससे ये संख्या बढ़ा, क्योंकि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की, मतदान देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा आ गया। निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? इसमें कौन जो है अधात्विक खनिज है, जो धातु नहीं है, अधात्विक खनिज इसमें कौन है, ये हम लोग को देखना है। और इसमें आपका अधात्विक तो मैग्नीज, टीन, सोना और जिप्सम। तो जिप्सम जो है वो अधात्विक है, जिप्सम जो है वो अधात्विक है। और जिप्सम का मॉलिक्यूलर फार्मूला, आणविक सूत्र या रासायनिक सूत्र भी याद रखिएगा, CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, ये आपका जिप्सम का मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिप्सम का मॉलिक्यूलर फार्मूला CaSO4 2H2O, और इससे फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो निम्न में कौन अधात्विक खनिज है? तो जिप्सम। तो आंसर हमारा बी हुआ, आंसर हम लोग का इसका बी होता है। और क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है ये देखें। और क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा गुण प्रत्येक जीवधारी की मूल विशेषता है? कोई भी लाइफ है तो उसका सबसे एसेंशियल जो गुण है
जो जीवधारी में जरूर होगा तो वो क्या है, तो गति करने की क्षमता। तो गति करने की क्षमता सभी जीव में नहीं होगी, प्लांट में तो होगी नहीं। आहार ग्रहण करने की क्षमता और शोषण की क्षमता, ये सब तो, और अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता। तो जीवधारी की मूल विशेषता के रूप में इसमें बी देखेंगे, मूल विशेषता के रूप में बी होगा अपने जैसे ही संतति उत्पन्न करने की क्षमता। ये प्रत्येक जीवधारी की मूल विशेषता के रूप में मानी जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन हमारा, 18 नंबर क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी प्लांट किंगडम समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की। किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन, प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले करके ऑक्सीजन छोड़ता है। तो अगर प्लांट ही खत्म हो जाए, प्लांट किंगडम वनस्पति जगत ही समाप्त हो जाए, तो किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। तो 18 का बी, यानी देखिए उसमें फिर है जलवाष्प भी प्रभावित होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, लेकिन इसमें जो पूछ रहा है कि वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी, तो सीधे जानते हैं कि ऑक्सीजन किसके द्वारा निर्गत होता है, किससे निकलता है? तो वनस्पतियों से। तो यहाँ पर सीधे बी आंसर होगा। तो 18 का आंसर हम लोग का बी हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आएंगे, और निम्नांकित में से नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या सही है? नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीतिक नीति निर्देशक तत्व। और आप लोग जानते हो नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहाँ पर है? तो भाई आर्टिकल 36 से 51 तक में। और ये नीति निर्देशक तत्व है क्या? तो संविधान राज्य से यानी शासन से, संविधान राज्य से लोक हित के लिए कुछ अपेक्षाएं रखती है, और उन अपेक्षाओं को ही, उन एक्सपेक्टेशंस को ही राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, जो न्याय योग्य नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्या है, निम्नांकित में से नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या सही है? यह नागरिकों के लिए है, यह निषेधात्मक है, यह किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा, यह नागरिकों का अधिकार निर्धारित करता है। देखिए एक ऑप्शन इसमें चुनना है, तो आप सीधे कहिएगा कि ये क्या है भाई? तो सी, निम्नांकित में से नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या सही है? तो यह किसी न्यायालय द्वारा इम्पॉसिबल नहीं होता है, प्रवर्तनीय नहीं होता है, यह जुडिशियबल नहीं है, यह न्याय योग्य नहीं है। इसलिए 19 का सी आंसर हो जाएगा, 19 का सी। इस पर थोड़ी बात अगर और करना है तो आप कर सकते हो। देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? संविधान राज्य से लोक कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना के लिए कुछ अपेक्षाएं करता है कि राज्य को ये चीज करना चाहिए। यहाँ राज्य का मतलब, स्टेट का मतलब ये प्रोविंस, जैसे बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश, ऐसा नहीं। राज्य का मतलब केंद्र राज्य सभी, यानी कार्यपालिका विधायिका सभी इसमें आते हैं। और राज्यपद के परिभाषा कहाँ दिया गया? आर्टिकल 36 में, उधर आर्टिकल 12 में। एक बार और हम चर्चा किए थे किसी डिस्कशन में। तो यहाँ पर संविधान राज्य से, यानी समझने के लिए समझो, सरकार से, शासन से लोगों के हित के लिए कुछ अपेक्षाएं करता है कि सरकार को ये करना चाहिए, ये चाहिए में है। अगर राज्य उस तरह से करने में समर्थ नहीं है, वित्तीय रूप से, फाइनेंशियली अगर समर्थ नहीं है, तो इसको न्यायालय के द्वारा राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये एक तरह से शासन पर, सरकार पर, राज्य पर, ये एक राज्य का नैतिक दायित्व के रूप में ठहरता है। तो यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शंस में है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या सही है, तो सही यही है कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, इन्फोर्सेबल नहीं है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा न्यायालय इस पर कोई अपना एक रिमार्क दे सकता है,
इसको, इसके लिए राज्य को, शासन को बाध्य नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये शासन से, सरकार से, राज्य से संविधान अपेक्षा करता है, एक्सपेक्टेशंस रखता है कि ये करना चाहिए। तो लोक कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना के लिए संविधान राज्य से जो अपेक्षाएं करता है, उन अपेक्षाओं को ही संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में कहा गया है, जो न्याय योग्य नहीं है, जुडिशिएबल नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आएंगे। अठारह 1818 ईस्वी में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया, वह किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। ये प्रथम सूती वस्त्र जो है ये फोर्ट ग्लास्टर ये कहाँ पर लगाया गया? प्रथम सूती वस्त्र कारखाना तो पश्चिम बंगाल में। और इसी तरह से आयरन स्टील का भी वहाँ पर पश्चिम बंगाल में लगा था, कुल्टी में। तो ये आंसर आपका पश्चिम बंगाल होगा, इसका आंसर पश्चिम बंगाल होगा। और फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, निकटतम तारे से प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचता है? निकटतम तारा जो है, निकटतम तारे से प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचता है? तो निकटतम तारा जो हमारा है, पृथ्वी का निकटतम तारा तो सूर्य है, पृथ्वी का तारा सूर्य है, लेकिन यहाँ पर आशय है सूर्य के अलावा जो हमारा निकटतम है, सूर्य के बाद जो हमारा सबसे निकटतम तारा है। और आप जानते हो प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे निकटतम, सूर्य के बाद पृथ्वी के लिए सबसे निकटतम जो तारा है, या सूर्य का सबसे निकटतम जो तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी से पृथ्वी पर प्रकाश के आने में कितना समय लगेगा, पृथ्वी पर पहुंचता है, ये अगर बात है तो इसमें ऑप्शन जो है ये मिनट सेकंड तो कुछ होगा नहीं, और 4.22 प्रकाश वर्ष भी नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा सुधारना होगा, ये प्रकाश आप काट दीजिए, 4.22 वर्ष हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा डी। तो 21 का आंसर हम लोग का डी। और इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है? हिंद महासागर की गर्म जलधारा इसमें कौन है? तो दिया है, पहला है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा, बेंगुला धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा और अगलहस। और कैसा है, कौन सी जलधारा? गर्म जलधारा। ये गर्म जलधारा की बात है। गर्म जलधारा क्या है, इस पे ध्यान देना है, हिंद महासागर की गर्म जलधारा। तो हिंद महासागर की गर्म जलधारा में अगलहस हो जाएगा, अगलहस। और पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा भी हिंद महासागर का ही है, पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा भी हिंद महासागर का ही है, लेकिन ये हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है, इसीलिए हम बताएं कि उसमें गर्म पे आप ध्यान दीजिए, ठंडी जलधारा है कि हिंद महासागर की जलधारा है पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा। पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। और फिर है बेंगुला। तो बेंगुला जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर की, ये जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है। दक्षिण अटलांटिक महासागर की भी ठंडी जलधारा है, दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और फिर है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ये दक्षिण
ये अटलांटिक हो गया ना, ये साउथ पैसिफिक का है, ये साउथ पैसिफिक का है, यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत पैसिफिक, दक्षिणी प्रशांत महासागर की यह धारा है। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है और ये गर्म जल धारा है, दक्षिणी प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा। देखिए फिर एक बार, ये ओशियन करंट्स जो हैं ये आपको याद करना होगा। तो ओशियन करंट कहाँ कहाँ का याद करना है भाई? तो हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक, यही तीन ना। आर्कटिक में कोई करंट नहीं, 4 गो महासागर, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन। तो आर्कटिक में कोई करंट नहीं चलता है, वो बर्फ है, फ्रीज्ड है। अब 3 रहा, हिंद, अटलांटिक और प्रशांत। तो हिंद का गर्म जलधारा, हिंद महासागर की ठंडी जलधारा, फिर प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा और अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा और अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। ये लिस्ट करके आपको याद करना होगा। और फिर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन है कौन सी जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है? तो इसमें 2 हिंद महासागर का दिया है और 2 अन्य महासागर का है। तो पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है, पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है, यानी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग से हिंद महासागर में आने वाली धारा। तो ये पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है वो हिंद महासागर की धारा है। और आप देखिए मैप में कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग तो उधर से हिंद महासागर से सटा रहेगा और हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आने वाली जो जलधारा होगी उसको पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई जलधारा एक जलधारा है, पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई जलधारा नाम है और उसका नेचर क्या है? तो ठंडी जलधारा है। दूसरा है बेंगुल्ला। ये बेंगुल्ला जो करंट है वो साउथ अटलांटिक का है, अटलांटिक का है और कैसा है? ठंडी जलधारा है। और एक है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से तो पैसिफिक हो जाएगा, तो वो पैसिफिक का है, यानी प्रशांत का है और प्रशांत का है। और इसका नेचर क्या है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा का? ये गर्म जलधारा है। तो फिर एक बार सजेशन कि 3 ओशियंस, इंडियन, पैसिफिक और अटलांटिक, तीनों के करंट्स को लिखिए। और तीनों का, जैसे इंडियन ओशियन तो गर्म जलधारा ठंडी जलधारा, फिर प्रशांत का गर्म जलधारा ठंडी जलधारा, फिर आप अटलांटिक का गर्म जलधारा ठंडी जलधारा, इस तरह करके थोड़ा याद करना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फिर ये सब क्वेश्चन आराम से पकड़ में आते हैं। हमारा क्वेश्चन है कौन सी जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है? तो अग्लहस, और एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई भी हिंद महासागर का है लेकिन वो ठंडी जलधारा है, इसलिए ऑप्शन आपका सही होगा सी, यानी अग्लहस जो धारा है, अग्लहस जो धारा है वो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, हिंद महासागर की गर्म जलधारा है अग्लहस। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। तेईस नंबर क्वेश्चन, टेबल शुगर में पाया जाता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो टेबल शुगर में सुक्रोज, टेबल शुगर में सुक्रोज पाया जाता है। मुख्य रूप से क्या है? टेबल शुगर में पाया जाता है, तो यहाँ पर आंसर होगा सुक्रोज, जो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, कार्बोहाइड्रेट का रूप है सुक्रोज। तो टेबल शुगर में पाया जाता है सुक्रोज, टेबल शुगर में सुक्रोज पाया जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त के जमने में, ब्लड को क्लॉट कराने में, ब्लड को जमाने में सहायक होता है? तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन के, तो रक्त के जमने में ये बहुत ही आम क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन है। तो विटामिन के। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए 25 नंबर क्वेश्चन आ गया, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? इसमें ऑप्शन जो है उसको पढ़िए। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी। तो यहाँ पर देखिए चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। तो लूनर एक्लिप्स जब लगेगा तो
सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी पृथ्वी। या चंद्र ग्रहण, ये क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण। ये स्थिति क्या होगा? चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स। और सूर्य जहां है वहां सूर्य लिखिए, और यहां पर अगर चंद्रमा आ जाए बीच में और इधर, तो इस स्थिति कहेंगे सूर्य ग्रहण कहेंगे। इसको सोलर एक्लिप्स कहेंगे, सूर्य ग्रहण। ये हो गया सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण तो सूर्य को तो एक चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण दो ही होता है ना। तो जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो चंद्रमा पर प्रकाश नहीं जाएगा, चंद्रमा का कुछ भाग आपको नहीं दिखेगा, तो इसलिए ये स्थिति चंद्र ग्रहण का। और जब चंद्रमा बीच में तो पृथ्वी से आपको सूर्य पूरी तरह से नहीं दिखेगा, और इस स्थिति को सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण आ जाता है पृथ्वी, और सूर्य ग्रहण के बीच में आ जाएगा चंद्रमा, बीच में आ जाएगा चंद्रमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आएंगे। तो यहां पर आंसर क्या हुआ आप देख लीजिए, आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 26, कण्व वंश का प्रथम शासक कौन था? कण्व वंश का प्रथम शासक कौन था? कण्व वंश का प्रथम शासक कौन था, यानी फाउंडर कौन था कण्व वंश का? इसमें दिया है पुष्यमित्र, वासुदेव, सुशर्मा, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वासुदेव। वसुदेव नहीं, वसुदेव, वासुदेव जो बोले वसुदेव। तो कण्व वंश का प्रथम शासक वसुदेव, कण्व वंश का प्रथम शासक वसुदेव। और यहाँ पर पुष्यमित्र दिया हुआ है, तो ये तो शुंग वंश का प्रथम है, ये है शुंग वंश का प्रथम, पुष्यमित्र शुंग। और ये जो सुशर्मा दिया हुआ है ना, ये कण्व वंश का अंतिम है, कण्व वंश का अंतिम यानी लास्ट, कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। और वसुदेव जो क्वेश्चन मांग रहा है, कण्व वंश का प्रथम शासक वसुदेव कण्व, कण्व वंश का प्रथम शासक वसुदेव कण्व। तो कण्व वंश का अंतिम हो गया सुशर्मा, और कण्व वंश का फिर से यहां पर एक बार हम लिख रहे हैं। देखिए ये कभी कभी भूल जाता है लोग, शुंग वंश का, शुंग वंश का प्रथम, शुंग वंश का प्रथम तो पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश का अंतिम, शुंग वंश का अंतिम देवभूति या देवभूमि भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, देवभूति या देवभूमि। और फिर शुंग वंश के बाद में आया था बाबू कण्व, तो कण्व वंश का प्रथम, कण्व वंश का प्रथम तो हो जाएगा वासुदेव कण्व, जो क्वेश्चन हमारा था वासुदेव कण्व। और कण्व वंश का अंतिम, कण्व वंश का अंतिम यानी लास्ट, तो ये क्या देंगे, यहाँ जो ऑप्शन सी में है सुशर्मन, सुशर्मन भी लिखता है, सुशर्मा भी लिखता है, सुशर्मा। अब देखिए मगध पर वंशों का जो क्रम है, ऑर्डर ऑफ डायनेस्टीज ऑन मगध, तो हर्यक, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। यहां क्वेश्चन है कण्व वंश का प्रथम शासक, तो कण्व वंश का प्रथम शासक वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व शुंग वंश का जो शासक था अंतिम जो हुआ देवभूति, देवभूति का मंत्री था वासुदेव कण्व, और देवभूति या देवभूमि को मार करके वो गद्दी पर आ गया। तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति
और देवभूति को उसका ही मंत्री रिप्लेस मार दिया और अपने को स्थापित कर लिया, और वो कौन था? वासुदेव कण्व। और कण्व वंश का अंतिम हुआ सुशर्मा, और कण्व वंश का अंत होता है साउथ का जो सातवाहन थे वो आक्रमण करते हैं। और फर्स्ट सेंचुरी एडी के आने यानी प्रथम सदी ईस्वी के आरंभ के पहले ही, कुछ पहले 28 वर्ष पहले कण्व वंश समाप्त होता है और नॉर्थ में भी सातवाहन आ जाते हैं। और फिर आपको कुषाण और शकों के दबाव के कारण सातवाहन फिर नॉर्थ के पार्ट को छोड़ देते हैं। तो नॉर्थ में यानी उत्तर भारत से सातवाहन फिर हट जाते हैं। तो कण्व वंश का अंतिम शासक क्या पूछा था? प्रथम शासक, तो वासुदेव कण्व। और कण्व वंश को रिप्लेस कौन किया? कण्व वंश के शासन को समाप्त कौन किया? तो सातवाहन। और मगध पर जो राज्यों वंशों का क्रम रहा उसमें कितने वंश हुए? 6 वंश हुए। तो हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। और प्रत्येक वंश का प्रथम यानी फाउंडर, प्रत्येक वंश का आखिरी, ये सब तो याद करना ही होता है। और उसी तरह का एक क्वेश्चन ये रहा कि कण्व वंश का प्रथम शासक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव कण्व। और वासुदेव कण्व कौन था? तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति या देवभूमि का मंत्री था, और वो देवभूति को मार करके गद्दी पर आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग आ गया। प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है? देखिए कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन आप जानते हो मंत्री होने के लिए, प्रधानमंत्री होने के लिए संसद के दोनों सदनों में किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए शर्त है कि संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो। उसी तरह प्रधानमंत्री होने के लिए भी ये शर्त है। तो प्रधानमंत्री के लिए होने के लिए संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, और दोनों सदनों में लोकसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु अगर कहा जाए कि कम से कम कितने कम से कम उम्र में कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, जो पॉसिबल हो सकता है, तो 25 ईयर। कि 25 ईयर से कम में कोई लोकसभा का ही सदस्य नहीं हो सकता है, और राज्यसभा के लिए तो 30 वर्ष चाहिए। तो फिर प्रधानमंत्री की संभावना ही नहीं बनती है, या कोई मंत्री बनने की भी संभावना नहीं बनती है। तो कोई मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए या मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु अगर ऐसे कंक्लूड किया जाए, निष्कर्ष निकाल जाए, तो कम से कम कितना चाहिए? 25 वर्ष। क्यों? क्योंकि प्रथम सदन लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। और मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए दोनों सदनों में से कोई एक सदन का सदस्य होना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु अगर निर्धारित करना है, उसका जवाब देना है कि क्या होना चाहिए, तो 25 ईयर होगा। 25 वर्ष यहाँ आंसर होगा, जो ऑप्शन बी पर है। और इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आएंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका किसके द्वारा निकाला जाता है? ये क्वेश्चन निकाला गया था सबसे पहले। इसके फाउंडर कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर कौन थे, ये क्वेश्चन हम लोग का है। तो अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर, उसमें ऑप्शन में आप देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। बाल गंगाधर तिलक, जीएस घोष, एमएल घोष और केशव चंद्र सेन। तो एमएल घोष यानी मोतीलाल घोष, तो मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर थे, मोतीलाल घोष। इसलिए आंसर होगा बी, मोतीलाल घोष, एमएल घोष। और मोतीलाल घोष के साथ साथ मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, दो जो थे अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक है। लेकिन यहाँ पर शिशिर कुमार घोष नहीं है, इसलिए मोतीलाल घोष होगा। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो बी आंसर होगा, मोतीलाल घोष। और साथ साथ इसमें एक और नाम आप याद रखिएगा,
शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। अब 28 नंबर के बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 29, पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था, ये हम लोग को चुनना है। कालीकट, कोचीन, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज़ देखिए, मुख्यालय कहाँ था? ज़्यादा दिन तक इनका मुख्यालय गोवा रहा, इसलिए गोवा कहेंगे। लेकिन एक चीज़ जानिए, पुर्तगालियों का आरंभ में मुख्यालय जो था वो कोचीन था, और कोचीन से बाद में इनका मुख्यालय गोवा गया। और 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुरी शासक से जीता। तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक से, बीजापुर से गोवा को जीता, और बाद में कोचीन से अपने मुख्यालय को ट्रांसफ़र किया, अपने हेडक्वार्टर को गोवा ले गया। तो लेकिन यहाँ पर आंसर जब पूछेगा पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ, कोचीन भी दिया हुआ है, गोवा भी दिया हुआ है, तो लंबे समय तक गोवा ही रहा। एक लंबे समय तक उनका मुख्यालय गोवा रहा, कोचीन कुछ ही दिन तक रहा, इसलिए यहाँ पर आंसर सी होगा। 29 का आंसर हम लोग का सी होगा, गोवा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 30। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इस तरह की बात शायद हम दूसरे किसी क्वेश्चन में किए थे, लेकिन फिर यह क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत धारण करता है? तो 2.42%, 2.42%। तो आंसर हो जाएगा बाबू सी, 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और 31 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान हॉर्टिकल्चर संस्थान कहाँ पर स्थित है? हॉर्टिकल्चर संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला, जोधपुर, बेंगलुरु, कलकत्ता। ये क्वेश्चन नंबर 31 है कि राष्ट्रीय उद्यान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है, यानी बेंगलुरु, बेंगलोर जिसको बोलते हैं बेंगलुरु। तो राष्ट्रीय नेशनल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है, संस्था कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। और ये किसके अंदर का है संस्था? तो ICAR, ICAR होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR के अधीन, ICAR के अंतर्गत नेशनल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूशन है, वो कहाँ है? बेंगलुरु में। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूशन ICAR का विंग है, ICAR के अंतर्गत है, ICAR के अधीन है और बेंगलुरु में स्थापित है। और इसके साथ ही अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, एपिग्राफी का संबंध किसके अध्ययन से है? शिलाओं के अध्ययन से, मुद्रा के अध्ययन से, प्राचीन लिपि के अध्ययन से, इनमें से कोई नहीं। तो एपिग्राफी का संबंध शिलालेखों के अध्ययन से है, शिलालेखों के अध्ययन से है, यानी जो भी आपका शिला पर, चट्टान पर, रॉक पे कुछ लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन, उसको एपिग्राफी कहते हैं। तो एपिग्राफी का संबंध किससे है? तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। तो एपिग्राफी का संबंध किससे है? तो शिलालेखों की भाषा से है। तो 32 का आंसर ए होगा, 32 का आंसर ए होगा। जबकि मुद्रा के अध्ययन को नुमिस्मेटिक्स कहते हैं, मुद्रा के अध्ययन को, मुद्रा, प्राचीन मुद्रा के अध्ययन को क्या कहते हैं? नुमिस्मेटिक्स। मुद्रा के अध्ययन को नुमिस्मेटिक्स कहते हैं, शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अब 32 नंबर क्वेश्चन के बाद 33 नंबर क्वेश्चन हमारा, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि, और ये व्याकरण पर है, अष्टाध्यायी व्याकरण पर है, व्याकरण। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि, पाणिनि हुए। और वेद व्यास, जिनको कृष्णदेव पायण भी कहा जाता है। वेद व्यास के बारे में तो ये भी क्वेश्चन कभी रहता है कि कृष्णदेव पायण किसको कहते हैं? वेद व्यास को क्या कहा जाता है? अन्य नाम क्या है? कृष्णदेव पायण, कृष्णदेव पायण। और ये कहा गया है कि कृष्णदेव पायण ने ही
कृष्णदेव पायण ने ही वेद को 4 भागों में, वेद फिर एक मतलब कि वेद एक वेद दूसरे वेद में मिल गया था, तो कृष्णदेव पायण ने वेदों को पुनः वर्गीकृत किया, रिक्लासिफाई किया। तो वेद को पुनः वर्गीकृत करने वाले कौन हुए? कृष्णदेव पायण, और कृष्णदेव पायण को ही वेद व्यास कहा गया। तो वेदों को पुनः वर्गीकृत करने वाले द्वापर युग में वेदों को पुनः वर्गीकृत करने वाले कौन हुए? कृष्णदेव पायण। और कृष्णदेव पायण ने वेदों को फिर से वर्गीकृत किया और अपने एक एक शिष्य को दिया। जैसे ऋग्वेद पैला को दिया, सामवेद जैमिनीय को दिया, यजुर्वेद वैशंपायन को दिया, अथर्ववेद सुमंत को दिया। पीजेवीएस से आप याद कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं पूछता है। ये पूछता है कि वेदों को पुनः वर्गीकृत करने वाले कौन? तो कृष्णदेव पायन। या क्वेश्चन आ सकता है वेद व्यास का एक नाम, अन्य नाम क्या? कृष्णदेव पायन। या कृष्णदेव पायन किसको कहते हैं? वेद व्यास को कहते हैं। और यहाँ है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि। अब देखिए, अनेकांतवाद निम्नांकित में से किसका क्रूड सिद्धांत या दर्शन है? यानी बौद्ध, सिख, वैष्णव, जैन, इन तीन, ये जो 4 फिलॉसफी हैं, इसमें से किस धर्म या किस रिलीजन, किस रिलीजियस फिलॉसफी का एक फिलॉसफी का नाम अनेकांतवाद भी है? या अनेकांतवाद फिलॉसफी किस धर्म के में देखा जाता है? तो जैन दर्शन में। जैन दर्शन को अनेकांतवाद दर्शन भी कहते हैं, जैन दर्शन। तो जैन मत, अनेकांतवाद जैन दर्शन, और अनेकांतवाद जैन दर्शन। जैन दर्शन एक और भी क्या होता है? स्यादवाद। स्यादवाद भी अगर पूछेगा, इस पर ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप 2 चीज़ याद रखो, अनेकांतवाद जैन दर्शन और स्यादवाद भी। स्यादवाद ये बहुत बार पूछा है जी। स्यादवाद, ये स्यादवाद सिद्धांत किसका है या किस दर्शन से जुड़ा? तो आप बोलोगे जैन दर्शन। स्यादवाद, स्यादवाद जैन दर्शन को, जैन दर्शन को स्यादवाद भी कहते हैं, ऐसे बोल सकते हो। जैन दर्शन को स्यादवाद भी कहते हैं। जैन धर्म में सबसे अधिक बल किस पे दिया गया है? तो आत्मा पर। और जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा गया है? पुद्गल। जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा गया है? ये सब क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। आत्मा को क्या कहा गया? पुद्गल, पुद्गल। और जैन धर्म में सबसे ज़्यादा जोर, सबसे ज़्यादा बल किस बात पे दिया गया है? किस तत्व पे दिया? आत्मा। तो 34 नंबर क्वेश्चन के बाद की बात हम लोग देखते हैं। इस सेट का 35 नंबर क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन आपके सामने, निम्नांकित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज। यानी आपसे ये पूछना है, आपको ये बताना है कि इनमें पहले कौन है, बाद में कौन है, बाद में उसके है। तो सही कालाक्रम में यानी शंकराचार्य पहले आए, आदि शंकराचार्य जिनको कहेंगे, शंकराचार्य, इसके बाद रामानुज, और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो ये 8वीं सदी के हो गए शंकराचार्य, 11वीं सदी के हो गए रामानुज स्वामी, और चैतन्य महाप्रभु हैं आपके 15वीं सदी के। तो सबसे पहले 8वीं सदी के ये हो गए, 11वीं सदी के ये हो गए, और 15वीं सदी के ये हो गए। 8वीं के, 11वीं सदी के और 15वीं सदी के प्रभु। और तो इसलिए आंसर हम लोग का शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, तो शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य ए पर है, तो आंसर ए डिसाइड होगा। और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित युग्मों में से निम्नांकित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। जो गलत है उसको पहचानना है। चिश्ती दिल्ली और दोआब क्षेत्र में, सुहार, ये सब क्या है? ये सूफी सिलसिला है। सूफीवाद से अलग अलग जो उसके विंग्स हुए, अलग अलग जो सिलसिला,
अलग अलग जो मत, सूफी मत से निकला अलग अलग जो विंग्स है वो है चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, औलिया करके कोई सूफी मत नहीं था। सूफी वाद से निकला हुआ कोई विंग जो था औलिया नहीं था। सूफी संतों में, बोलते सूफी संतों में औलिया लगा हुआ है। औलिया कोई धारा, सूफीज्म का कोई धारा औलिया धारा नहीं था, इसलिए सीधे यही गलत होगा। 36 का सी, 36 का सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आएंगे, यानी 36 का आंसर आपका सी हो गया। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से 1919 से 1935 से 1947 से किसका आधार बनी या किससे संबंधित? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। और भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, सी गलत से लग गया था, 1919। अब देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का आधार क्या है? किसका आधार बना? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट किसका आधार बना? भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी। अब देखिए यहाँ दो व्यक्ति है, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। इन दोनों के रिकमेंडेशन के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1919 भेजा गया। या भारत शासन अधिनियम का किसके रिकमेंडेशन पर, किसके आधार पर? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दो व्यक्ति हैं। मॉन्टेग्यू उस समय भारत मंत्री लंदन में और चेम्सफोर्ड यहाँ पर वायसराय। तो तत्कालीन भारत मंत्री मॉन्टेग्यू और तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड के रिकमेंडेशन के आधार पर ही, उनके द्वारा जो रिपोर्ट भेजा गया, उन लोगों के रिपोर्ट के आधार पर ही ब्रिटिश संसद द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 बनाया गया या भेजा गया। और इसलिए कहा जाता है, इसलिए भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। और आप जान लीजिए दो ही अधिनियम है जिसके साथ नाम किसी का जुड़ा हुआ है या कुछ लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। एक है 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट, तो उसमें मार्ले भारत सचिव या भारत मंत्री और मिंटो यहाँ पर वायसराय। उसी तरह से बाद में 1919 का जो उस अधिनियम को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बना? तो भारत शासन अधिनियम 1919 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इसमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है। तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऐसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और उत्तर भारत के मैनचेस्टर के रूप में कानपुर को भी। मैनचेस्टर क्या है? तो ब्रिटेन में वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र, और उसी के आधार पर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो कोयम्बटूर को। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 39 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम मिलता है? तो थोरियम का भंडार कहाँ है? तो ये आपका है केरल में। थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ है? केरल में। थोरियम का सबसे अधिक भंडार भारत में कहाँ पर? केरल में। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता। तो इसमें लोहा होगा। आप देख रहे हो पृथ्वी का आप जो 3 लेयर मुख्य रूप से लिया जाता है। और इसको नीफे, फिर निकेल और आयरन, नीफे सबसे नीफे, दूसरा में ये, और फिर इसको आप सीमा बोला जाता है इस लेयर को, सिलिकॉन और
मैग्नीशियम, और इसमें आपका इसको सियाल बोलते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम, सियाल यहाँ है। तो सब यहाँ पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन है? तो लोहा। आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि एल्युमिनियम ये क्रस्ट में है, इसको आप कोर बोलते हो, इसको मेंटल बोलते हो, इसको क्रस्ट बोला जाता है, इसको क्रस्ट बोलते हैं। तो आंसर आपका ए हुआ। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन होगी? लोहा। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, फिर से एक बार देखेंगे, पृथ्वी के आंतरिक जो परत है, सबसे जो अंदर, उसके बाद सीमा होगा, उसके बाद क्रस्ट होगा, और जो सबसे आंतरिक है उसमें सबसे ज़्यादा क्या आता है? तो इसको नीफे कहते हैं, निकेल और फेरम होता है। उसके बाद जो बीच वाला जो परत है उसको सीमा कहा जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम होगा, और सबसे ऊपरी जो भूपरपट्टी है अर्थ क्रस्ट है, उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु पृथ्वी पर क्या है? तो आंसर होता है लोहा, आंसर हो जाएगा ए। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? रबी और खरीफ। तो खरीफ जो खरीफ यानी धान के साथ जो है वो खरीफ, तो इसमें कौन फसल नहीं है? तो कपास, मूंगफली, मकई, सरसों, इसमें कौन खरीफ फसल नहीं है? तो आप देखिए ये सरसों, सरसों रबी है, सरसों क्या है? रबी फसल है, सरसों रबी फसल, जो जाड़े में लगाया जाए, गर्मी के पहले उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, वो हो जाता है रबी। और जो गर्मी में लगाया जाए और जाड़े के पहले उसकी हार्वेस्टिंग होती है, या जाड़े में उसकी हार्वेस्टिंग होती है, उसकी कटाई हो जाती है, उसको बोलते हैं खरीफ। धान के साथ जो है वो खरीफ, और गेहूं के साथ जो है वो रबी, याद करने के लिए ऐसे। तो ये जो सरसों है वो गेहूं के साथ होता है, गेहूं के साथ। तो सरसों, तो इनमें कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो सरसों। तो 41 का आंसर हम लोग का डिसाइड हुआ डी। और इसके साथ हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा धातु खनिज नहीं है? निम्नांकित में कौन धातु खनिज नहीं है? यानी शायद क्वेश्चन पहले भी था, निम्नांकित में कौन धातु खनिज नहीं है? तो जिप्सम। तो 42 का आंसर सी होगा, 42 का आंसर सी होगा, जिप्सम। और जिप्सम का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हम लोग जानते हैं। जिप्सम का मॉलिक्यूलर फार्मूला CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O जिप्सम का मॉलिक्यूलर फार्मूला। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है, आग्नेय से होगा। रूपांतरित चट्टान, देखिए हम लोग पढ़ते हैं चट्टान या तो आपका अवसादी चट्टान है, या आग्नेय चट्टान है, या रूपांतरित चट्टान है। तो अवसादी चट्टान जमाव से, यानी जिसका अवसाद होगा, चाहे वो जिस तरह का अवसाद हो, तो अवसादी चट्टान। उसके बाद आग्नेय चट्टान, जो वॉल्केनिक एरप्शन से, यानी ज्वालामुखी उद्गार से जो निकलेगा, उससे जो चट्टान बनेगा वो हो जाएगा आपका आग्नेय चट्टान। और एक है रूपांतरित, यानी रूप में परिवर्तन के बाद, मेटामॉर्फिक रॉक।
तो मेटामॉर्फिक रॉक अवसादी चट्टान के रूपांतरण, अवसादी चट्टान में मेटामॉर्फिज्म से, उसके रूप में परिवर्तन से भी रूपांतरित चट्टान बनता है। तो कोई चट्टान अवसादी से भी रूपांतरित, और कुछ चट्टान आग्नेय से भी रूपांतरित, और रूपांतरित चट्टानों में भी फिर रूपांतरण होता है। यहाँ क्वेश्चन है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है, जैसे कि तलछटी, तलछटी यानी अवसादी सेडिमेंट्री, आग्नेय इग्नेयस, तो किससे होगा? आग्नेय तथा तलछटी दोनों से, तो यहाँ दोनों से हो जाएगा। 43 का आंसर सी होगा, 43 का आंसर सी, यानी मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस से भी बनेगा और सेडिमेंट्री से भी बनेगा, और मेटामॉर्फिक रॉक में भी फिर फर्दर मेटामॉर्फिज्म होता है। और इस तरह से तीनों का उदाहरण, जैसे अवसादी चट्टान का प्रमुख उदाहरण, आग्नेय चट्टान का प्रमुख उदाहरण, रूपांतरित चट्टानों का प्रमुख उदाहरण है। रूपांतरित चट्टानों में साथ साथ ये भी याद कीजिएगा कि वो किस तरह के चट्टान के रूपांतरण से बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है? ये रेसेज है वर्ल्ड में, तो सबसे ज्यादा निग्रोड रेस है वर्ल्ड में। ज्यादा जनसंख्या किसका है? निग्रोड रेस का, कि मंगोलाइड रेस का, कि ऑस्ट्रेलाइड रेस का, कि काकेसियाई रेस का? किस रेस की जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा है? तो ये आंकड़ा है, तो सबसे ज्यादा काकेसियाई रेस जो है वो विश्व में सबसे ज्यादा है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस रेस का है? काकेसियाई रेस का। और 45 नंबर क्वेश्चन, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप के बाद आयन मंडल, आयन के बाद बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। तो पृथ्वी से दूसरा, जो पृथ्वी से वायुमंडल को कुछ लेयरों में बांटा गया है, परतों में बांटा गया है, मंडलों में बांटा गया है। तो पृथ्वी के निकटतम, जो पृथ्वी के सबसे निकट जो वायुमंडल का लेयर है या मंडल है, तो वो है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। और ट्रोपोस्फीयर के बाद है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको समताप मंडल, और समताप मंडल के ऊपर आयन मंडल, और आयन के बाद एक्सोस्फीयर। तो यहाँ क्वेश्चन है समताप मंडल, जेट विमान उड़ाने के लिए सही जगह है समताप मंडल, ऐसा क्यों? ये पूछा जा रहा है। क्षोभ मंडल में क्यों नहीं जेट विमान? तो जेट विमान क्या होता है भाई? तो जिसकी वेलोसिटी, जिसका वेग बहुत ज़्यादा होता है, जिसका वेग बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इसमें आप ऑप्शन पढ़िए। समताप मंडल में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। समताप मंडल में ही ओजोन बेल्ट है, ये बात सही है, लेकिन ओजोन की उपस्थिति से, और वहाँ तक विमान जाता भी नहीं है, ओजोन की उपस्थिति से, ओजोन पट्टी की उपस्थिति से इसका ईंधन कम लगेगा, ऐसा एकदम ये सही नहीं है, ये गलत है। ये कोई कारण नहीं होता है समताप मंडल में जेट विमान उड़ाने का। दूसरा, इस परत में तापमान समान रहता है और ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूल स्थिति है। देखिए, समताप मंडल में तापमान समान रहता है, ये भी एक हद तक फैक्टर होता है कि टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन बहुत अच्छा फैक्टर ये भी नहीं है। जेट विमान उड़ाना पड़ता हो समताप मंडल में ही, इसलिए ये भी बहुत नहीं है। यह परत विमान भेदी शास्त्रों की मारक सीमा से बाहर है, बहुत ऊपर जाके इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि किसी के मारक क्षमता से हम ऊपर हो, ये भी सही नहीं है, ये कोई फैक्टर नहीं है। ये तो इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, और इस तरह की मौसमी घटनाएं दुर्घटना के कारण बनेंगी, और उसके विमान के, उस तेज विमान के, उस इतनी तेज वेग से चलने वाले विमान के लिए ये जो प्राकृतिक घटनाएं, बादल का बनना, वर्षा का होना, आंधी का चलना, ये सब विमान के उड़ान में प्रतिकूल स्थिति पैदा करेंगे, और इन्हीं के कारण उस तेज गति वाले, उस तेज वेग वाले विमान को, यानी जेट विमान को क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल के निचले भाग में उड़ाया जाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है इसमें सुटेबल ऑप्शन है, और इसका आंसर बनता है डी। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी डिसाइड होता है। और इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, वो
सब अधिकार आप पढ़ेंगे। तो देखिए मौलिक अधिकार को पूरा डिटेल देखिए, तो 14 आर्टिकल 14 से जो अधिकार आपको प्राप्त है, आर्टिकल 14 से समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से जो आपका अधिकार प्राप्त है, और फिर 20 से विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधि के सामने समक्ष समता, यानी समानता, समता, ये जो ये नागरिकों को भी गैर नागरिकों को भी है। इसके बाद मैं शॉर्ट में यहाँ बता रहा हूँ, ये आर्टिकल 14 में है, ये विदेशियों को भी भारत में, और आर्टिकल 20 से 28 तक, 20 से 28 तक जो कुछ भी है वो भी विदेशियों को प्राप्त है, भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को। और साथ साथ इसके बाद आर्टिकल 32 से जो है न्यायालय के समक्ष जाने का अधिकार, मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, ये भी बाहरियों को भी भारत भूमि पर अधिकार प्राप्त है कि यहाँ पर अगर जो मौलिक अधिकार उन्हें प्रदत्त है अगर वो उनका नहीं मिलता है तो दे हैव राइट टू मूव टू कोर्ट, वो कोर्ट जाने का उनको अधिकार होता है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन हम लोग का लग रहा है कि क्वेश्चन आ नहीं पाया है। हाँ, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने बसने की अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, और संवैधानिक निराकरण का अधिकार, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का जो अधिकार है वो उनको मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर डी होगा, 46 का आंसर हम लोग का डी होगा। और फिर हम बताया कि 14 से भी जो अधिकार है, आर्टिकल 14 से जो अधिकार है वो भी विदेशियों को भारत भूमि पर मिलेगा। आर्टिकल 20 से 28 तक एक व्यक्ति को जो अधिकार भारतीय संविधान प्रदान करता है वो भारत भूमि पर बाहरी को भी है। और आर्टिकल 32 जो है न्यायालय जाने का अधिकार, मौलिक अधिकार, तो इतने अधिकार जब विदेशियों को भी मिला हुआ है तो उसके हनन पर उन्हें भी तो न्यायालय जाने का अधिकार होगा। और इस तरह से आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक निराकरण का अधिकार उनके पास भी होगा। यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का ये बात होगा, मतलब कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन यानी मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय जाने का अधिकार ये बात कहता है, तो ये उन्हें भी प्राप्त होगा। इसलिए दिए गए ऑप्शंस में ये डी आपका सही होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना और समझना है। और आर्टिकल 257, 258, 355, 356 ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई, यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को कोई काम कहीं करना है, किसी स्टेट में ही करना है, तो वो उसको ये पावर है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को, केंद्र कार्यपालिका को, केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो राज्य सरकार के कार्यपालिका अंग का प्रयोग अपने एग्जीक्यूशन के लिए, अपने एग्जीक्यूशन के लिए, अपने नीति के एग्जीक्यूशन के लिए, अपने रूल के एग्जीक्यूशन के लिए कर सकता है। जैसे ये सब आम रूप से आप हमेशा पढ़ते हो कि भाई सीबीआई कहीं जांच कर रही है, वहाँ की राज्य की एजेंसी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, जबकि ऐसा सपोर्ट उसको करना होगा और केंद्र सरकार उसके सपोर्ट लेने के लिए अधिकार रखता है। तो ये कि स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव विंग होगा वो सेंट्रल नियम के एग्जीक्यूशन में सहयोग करेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट उसका उपयोग कर सकता है। अब चुनाव जिसे कराना है तो चुनाव होगा तो भाई राज्य का भी जितना अंग है उसका प्रयोग किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उसका भी सपोर्ट उसको करना है। तो ये अधिकार केंद्र को है कि केंद्र राज्य की कार्यपालिका का भी प्रयोग कर सकता है
और राज्य को उसमें सपोर्ट करना होगा। ये किस आर्टिकल में दिया गया है ये आपको बताना है। तो आर्टिकल 257, आर्टिकल 257 और आर्टिकल 257 में ये बात है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के कार्यपालिका अंग का प्रयोग अपने नीतियों को लागू कराने में, अपने नियमों को एग्जीक्यूट कराने में कर सकता है। ये चीज आर्टिकल 257 में है, इसलिए आंसर यहाँ ए होगा। 47 का आंसर हमारा ए होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नांकित में से कौन सा कर भारत द्वारा नहीं लिया जाता है, भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। भारत सरकार द्वारा इसमें से कौन सा कर नहीं लिया जाता है। भारत द्वारा नहीं, भारत सरकार समझिए, भारत सरकार या केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा टैक्स नहीं लिया जाता। विच टैक्स कैन नॉट बी या इज नॉट इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें आपका सेवा कर, सीमा कर, मार्ग कर, शिक्षा कर। तो शिक्षा कर आंसर हो जाएगा 48 का सी, शिक्षा कर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आएंगे। क्वेश्चन 49, भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप किस आधार पर की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, श्रमिकों के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, उपयुक्त सभी से। देखिए भारत मुद्रास्फीति की दर की माप किस आधार पर किया जाता है, करने के लिए सबसे किया जा सकता है, लेकिन भारत में जो किया जाता है वो थोक मूल्य सूचकांक से किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक से किया जाता है। मुद्रास्फीति क्या है, तो मुद्रास्फीति को आप कैसे परिभाषित करेंगे। मुद्रास्फीति क्या है, तो बाजार में मुद्रा का वॉल्यूम बढ़ जाना, मुद्रा का वॉल्यूम बढ़ जाना और मुद्रा की क्रय क्षमता का कम हो जाना। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि और मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी की स्थिति को, कमी का मतलब पहले की तुलना में, तो पहले की तुलना में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि और मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी की स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। और मुद्रास्फीति कितना है इसका आकलन भारत में थोक मूल्य सूचकांक पर किया जाता है। तो आंसर बी, तो 49 का आंसर बी है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखेंगे। डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट के आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त इंडोस्कोप प्रकाश के परावर्तन पर निर्भर करता है, प्रकीर्णन पर निर्भर करता है, अपवर्तन पर निर्भर करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। ये हम लोग को बताना है कि इंडोस्कोपिक जो है वो किस पर निर्भर करेगा। तो डॉक्टरों द्वारा रोगी के पेट के आंतरिक परीक्षा हेतु जो इंडोस्कोप प्रकाश के किस नियम पर वह निर्भर करता है, परावर्तन पर यानी रिफ्लेक्शन पर, कि स्कैटरन पर, कि रिफ्रैक्शन पर, कि टोटल रिफ्लेक्शन पर। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। तो 50 का आंसर हम लोग का डी होगा। 50 का आंसर डी होगा, 50 का आंसर डी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51, किनके बीच की खगोलीय एकक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में देखा जाता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में लिया जाता है। तो खगोलीय पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को एक यूनिट के रूप में लिया जाता है, खगोलीय यूनिट के रूप में लिया जाता है। तो ए हो जाएगा। 51 का आंसर हम लोग का ए होगा। और इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 स्क्रीन पर आ गया। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है। और उसमें है ईथर, अमोनिया, एथिलीन, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन और एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H2। तो एसिटिलीन का प्रयोग फलों को कृत्रिम तरीके से
पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। और फिर 53 नंबर क्वेश्चन आइए, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। अग्निशमकों में खाने सोडा प्रयोग में लाया जाता है, शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में जाता है, पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में या पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है। ये तीनों का तीनों सही है, तीनों का तीनों सही है और इसलिए आंसर डी होगा। आंसर डी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 53 का क्वेश्चन ऑप्शन आपका डी सही है। तो अग्निशमन में खाने वाले बेकिंग सोडा का यूज होता है, शीशे के उत्पादन में बुझे हुए चूना का प्रयोग में लाया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। या फिर इसको लिख सकते हैं आप, इसको अगर लिखना है पूरा H2O करना है तो पूरा 2 लगा दीजिए, 2CaSO4 H2O। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किसका यूज होता है? जिप्सम का। और जिप्सम का जब हम लोग लिखेंगे तो जिप्सम का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर लिखना है तो ये हम लोग पहले भी लिखे थे क्वेश्चन में, CaSO4 और 2H2O। CaSO4 2H2O ये जिप्सम का हो गया, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 हाफ H2O या 2CaSO4 H2O। तो ये कभी कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला से पूछता है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत बार जीएस के क्वेश्चन में कभी कभी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछता है, और ये तीनों के तीनों जो कथन है वो सही है, इसलिए आंसर हमारा डी होगा। 53 का आंसर डी हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 54, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी होने का कारण? हेपेटाइटिस बी किससे होता है? वायरस होता है, बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो याद रखिए हेपेटाइटिस बी का कारण जो है वायरस है, यानी वायरस के कारण हेपेटाइटिस बी होता है। वायरस से वायरल डिजीज है, वो वायरल डिजीज है हेपेटाइटिस बी, तो वायरस ए आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 55, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत काफी होता है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% जल होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है। प्लाज्मा में जल कितना होता है? 90%। प्लाज्मा में जल 90% होता है। और फिर 56, इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन है। इंसुलिन जो एक इंडोक्राइनिक हार्मोन है, तो इंसुलिन कि वसीय अम्ल है कि स्टेरॉल है कि पेप्टाइड है? तो इंसुलिन जो है वो पेप्टाइड है, और पेप्टाइड से प्रोटीन बनेगा, पेप्टाइड से प्रोटीन। तो इंसुलिन जो है वो पेप्टाइड है, इंसुलिन पेप्टाइड है। तो 56 का आंसर सी होगा, इंसुलिन पेप्टाइड है। और फिर 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? सबको जानते हैं 1857। भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 के सैन्य विद्रोह को, सैनिक विद्रोह को, सिपाही विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम पहली लड़ाई कहते हैं। और इसमें आप ये एक चीज याद रखोगे कि साहब ये विद्रोह की शुरुआत अगर कहा जाए तो मेरठ से 10 मई 1857 को, लेकिन पहली घटना अगर कहा जाए तो फिर बैरकपुर वाली घटना होगी जो मार्च 1857 में, जो मंगल पांडे वाली घटना को पहली घटना कहेंगे। और विद्रोह की शुरुआत जो है वो कहाँ से? तो मेरठ से। तो पहली घटना 1857 के विद्रोह की पहली घटना के रूप में बैरकपुर की घटना, मार्च 1857 वाली घटना मंगल पांडे वाली घटना को कहते हैं। और ये 1857 के विद्रोह की शुरुआत तो मेरठ से कहते हैं, मेरठ से, यानी 10 मई 1857। 10 मई 1857
मेरठ से। तो यहाँ 1857 वाली बात हो गई। 1857 के विद्रोह से संबंधित जो बातें आप याद रखिएगा कि किस स्थान पर विद्रोह को किस नेता ने नेतृत्व दिया वो याद रखोगे, और किस स्थान पर विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने उसको क्रश किया, दबाया, समाप्त किया। तो ये दोनों याद रखिएगा। साथ साथ इस विद्रोह के नेचर पर कुछ लोगों का जो स्टेटमेंट है, किसने इसको प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा, किसने इसको सिर्फ सैनिकों का आंदोलन कहा, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं यूरोपियंस और इंडियन जो स्कॉलर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स को भी याद रखना है, उससे भी क्वेश्चन रहता है। तो तीन बात, 1857 के विद्रोह के प्रकृति से संबंधित डिफरेंट स्कॉलर्स के स्टेटमेंट याद रखना है। 1857 के विद्रोह से संबंधित स्थानों पर किसने नेतृत्व प्रदान किया विद्रोहियों का वो याद रखना है, और 1857 से संबंधित विभिन्न स्थानों पर किस अंग्रेज ऑफिसर ने विद्रोह को अंतिम रूप से समाप्त किया या फिर से ब्रिटिश व्यवस्था को वहाँ पर स्थापित करने में, पुनः स्थापित करने में सफल रहा, इसको याद रखना है। तो ये तीन चीज़ याद रखिएगा। तो 1857 के विद्रोह से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके बनने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन नंबर 58, जब तो 9 लागू हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? एक क्वेश्चन में हमने बताया भी था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। उसमें मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव या भारत मंत्री, और चेम्सफोर्ड यहाँ पर वायसराय। उसी तरह से मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मॉर्ले मिंटो, जिस एक्ट का नाम मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, उसमें मार्ले जो हो गया वो भारत सचिव हो गया, भारत मंत्री हो गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भारत मंत्री जो लंदन में रहेगा, और मिंटो यहाँ पर वायसराय। तो यहाँ पूछता है मार्ले मिंटो सुधार लागू हुआ था उस समय कौन था? यानी 1909 का जो एक्ट है उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। तो 58 का बी, 58 का बी, लॉर्ड मिंटो। और फिर 59 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59 पर हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, दक्षिण अफ्रीका में स्थित टॉलस्टॉय फॉर्म इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? तो गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एक फार्म खोला गया, टॉलस्टॉय फॉर्म कहा गया, एक आश्रम खोला गया, टॉलस्टॉय फॉर्म उसको कहा गया। तो किससे संबंधित है? गांधी जी द्वारा। ये टॉलस्टॉय थे रूस नाम पर इन्होंने एक दक्षिण अफ्रीका में फॉर्म खोला, टॉलस्टॉय फॉर्म। टॉलस्टॉय फॉर्म के फाउंडर कौन? गांधी जी। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। टॉलस्टॉय कौन थे? तो रूसी साहित्यकार। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आएंगे, क्वेश्चन नंबर 60। इनमें से कौन हिंदुस्तान के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे? तो हिंदुस्तान का ब्रिटिश गवर्नर जनरल आप जान लीजिए, स्वतंत्रता के बाद फिर गवर्नर जनरल का पोस्ट हुआ। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर 1858 से वायसराय, और फिर बाद में गवर्नर जनरल। तो अंतिम गवर्नर जनरल किसको कहेंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन रहे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और फिर ये जब चले जाते हैं, अभी हमारा संविधान तैयार नहीं हुआ था, तो सी राजगोपालाचारी कुछ समय तक गवर्नर जनरल के पद पे रहे। तो भारत के प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल हुए, या भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ऐसे अगर आए, ब्रिटिश टर्म नहीं दिया हो, तो फिर सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। और प्रथम वायसराय अगर आए तो लॉर्ड केनिंग, जो पहले अंतिम गवर्नर जनरल, फिर 58 में वायसराय, और फिर स्वतंत्रता के बाद फिर सिर्फ वायसराय का पद खत्म, फिर गवर्नर जनरल, तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन, और फिर सी राजगोपालाचारी। अब 61 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली मुख्य गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्य रूप से सबसे बड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाला गैस किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्रीन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा उपस्थिति से
पृथ्वी के द्वारा जो उत्सर्जित, पृथ्वी के द्वारा जो विकिरित ऊष्मा है, पृथ्वी के द्वारा जो रेडिएटेड हीट एनर्जी, पृथ्वी पहले प्रकाश किरणों को यानी सूर्य के ऊष्मा को, सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें से प्राप्त ऊष्मा को पृथ्वी पहले एब्जॉर्ब करती है और फिर पृथ्वी उसको रेडिएट करती है। उस रेडिएटेड हीट को ऊपर जाने से हमारा क्षोभ मंडल रुकता है और उसको रोकने में सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो वो पृथ्वी से रेडिएटेड जो हीट एनर्जी है उसको ज़्यादा रोक लेगा, ज़्यादा चेक करेगा, तो गर्मी पृथ्वी के पास, पृथ्वी के धरातल पर गर्मी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं, इसके पीछे थोड़ा ग्रीन हाउस एक अरेंजमेंट है। ठंडे प्रदेशों में जहाँ प्रकाश की किरणें बहुत कम पहुँचती हैं, बहुत कम समय तक रहती हैं, वैसा एक बेंजामिन टाइप का, एक बेंजामिन स्ट्रक्चर का यहाँ पर एक ग्लास हाउस बनाया जाता है कि प्लांट बाहर में, प्लांट को एडेक्वेट हीट एनर्जी नहीं मिल रहा है तो शीशा का घर बना करके वहाँ पर प्लांट लगाया जाता है। और प्रकाश की किरणें कुछ देर भी अगर आ गई तो वो अंदर में जो हवा है वो गर्म हो गया और प्लांट को पूरी तरह से जो जितना गर्मी चाहिए उतना मिल जाता है। तो इस अरेंजमेंट को ग्रीन हाउस कहते हैं। इस अरेंजमेंट को, सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस। इस अरेंजमेंट को ग्रीन हाउस कहते हैं, ग्रीन हाउस। तो जिस तरह से ये कांच का अरेंजमेंट जो है अंदर के ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है, तो उसी तरह से पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को क्षोभ मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाने से रोकता है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से रेडिएटेड हीट एनर्जी को ऊपर जाने से रोकता है। इसलिए ये यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का वैसा ही काम है जैसे ये ग्लास का ये घर कर रहा है। ये अरेंजमेंट जो शीशा का अरेंजमेंट जिस तरह से कर रहा है, उसी तरह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हीट एनर्जी को ऊपर जाने से रोक रहा है। जैसे यहाँ के ऊष्मा को बाहर जाने से रोक रहा है कौन, ये शीशा का परत, ये शीशा का घर। उसी तरह से पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को ऊपर जाने से रोक रहा है क्षोभ मंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के किसके तरह काम कर रहा है, ग्रीन हाउस की तरह। इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। यानी ग्रीन हाउस गैस यानी जो पृथ्वी पर तापमान को बढ़ा दे, उत्सर्जित ऊष्मा ऊर्जा को ऊपर जाने से रोके, तो एक तरह, इसीलिए उसको ग्रीन हाउस कहते हैं। तो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। और आप जानते हो पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत मात्रा नहीं है, लेकिन जितना है वही काफ़ी है पृथ्वी पर, पृथ्वी के पास उस तापमान मेंटेन रखने के लिए। और ज़्यादा अगर बढ़ जाता है पॉल्यूटेंट के रूप में, और ज़्यादा बढ़ जाता है तो ज़्यादा ऊष्मा होगा, जो हमारे लिए सही नहीं होगा। और यही बात आप देखते हो वीनस जो आपका प्लैनेट है, यानी मरकरी के बाद वीनस, और वीनस के वायुमंडल, वीनस के पास वायुमंडल है, और वीनस के वायुमंडल में, शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रमुख गैस है। जैसे आपके यहाँ नाइट्रोजन है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए दूरी के आधार पर सूर्य से दूसरे स्थान पर है, पहले तो मरकरी है, उसके बाद वीनस है यानी शुक्र है, लेकिन शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। उसका सबसे बड़ा कारण है क्या, कि उसके वहाँ पर जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में मुख्य रूप से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को रोकने में सबसे ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा रोकने में मुख्य फैक्टर के रूप में है, और इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस यहाँ कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं, जैसे ये ग्रीन हाउस जैसे काम करता है, अंदर के ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को तेजी से ऊपर जाने से रोकता है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाले मुख्य गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अपने सेट के नेक्स्ट क्वेश्चन को। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा क्वेश्चन नंबर, ये इरेज क्यों नहीं हुआ भाई, क्वेश्चन 61 है, 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले इसको इरेज कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 62, निम्नांकित में कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है? ग्लाइसिन, सेरीन, एलन, इन सभी इसमें कौन सा है? ये 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। 62 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है? तो ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है वो एक्टिव नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। और ए ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो है वो सक्रिय नहीं है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा यौगिक जो है वो लुईस अम्ल का उदाहरण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा AlCl3 है, BF3 है, FeCl3 है और NH3 है, अमोनिया है। तो इसमें कौन जो है वो लुईस अम्ल नहीं है? तो ये अमोनिया हो जाएगा, ये होगा अमोनिया। और लुईस अम्ल किसको कहते हैं? जिसके बाहरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हो, उसमें जो मेन जो तत्व है, जिस मॉलिक्यूल के मेन जो सेंटर तत्व है उसके बाहरी ऑर्बिट में कक्षा में मेन जो एलिमेंट है उसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का वो उसको चाहिए, युग्म चाहिए। तो इस तरह के एसिड को लुईस एसिड कहते हैं। और इसमें NH3 में वो स्थिति नहीं होगा। तो इसमें से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है? तो NH अमोनिया। और NH4 होता है तो अमोनियम हो जाता है। तो NH3 अमोनिया लुईस अम्ल का उदाहरण नहीं है। और फिर हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन आएंगे, है जिसको घरेलू प्रस्थितियों में प्रयुक्त किया जाता है। नियॉन, ऑक्सीजन, फ्रेयॉन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कूलेंट जो है वो सामान्य कूलेंट जो है जो घरेलू प्रस्थितियों में प्रयोग होता है वो फ्रेयॉन है, फ्रेयॉन गैस, फ्रेयॉन। और फिर आप आएंगे 65 नंबर क्वेश्चन में, निम्नांकित में कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के प्रयोग में लाया जाता है? अवरक्त की, सूक्ष्म की, पाराबैंगनी? तो अवरक्त। तो ए, ये याद रखें, निम्नांकित में कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण, अवरक्त विकिरण की, पाराबैंगनी की, सूक्ष्म तरंग की, उपयुक्त में से कौन नहीं? कौन सा अवरक्त, पराबैंगनी और सूक्ष्म तरंग में कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो अवरक्त। तो 65 का आंसर ए होगा, 65 का आंसर ए होगा, अवरक्त। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, यानी 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा सर्वाधिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड? तो सर्वाधिक, अगर सर्वाधिक कहा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, लेकिन ये सब के सब मिल करके ग्लोबल वार्मिंग के लिए बात उत्तरदायी है। जैसे अभी ग्रीन हाउस का बात हम लोग किए थे, इसलिए आंसर 66 का डी आपका ठहरता है। 66 का आंसर डी होगा। और फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा 67 नंबर क्वेश्चन आएगा, 67 नंबर क्वेश्चन। और उसको देखिए, निम्नांकित में कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? अम्ल वर्षा, एसिड रेन के लिए किसको उत्तरदायी माना जाता है मुख्य रूप से? तो 67 नंबर है, निम्नांकित में कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा के लिए जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। और उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन जो होगा, निम्नांकित में कौन सा गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वो क्लोरीन है। क्लोरीन गैस पानी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर बी होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नांकित की वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम? उपयुक्त में से कोई नहीं। वातावरण में प्रकाश का विसरण, प्रकाश का विसरण निम्नांकित में से किसके कारण होता है? विसरण का मतलब यहाँ प्रकीर्णन से समझिएगा, स्कैटरिंग से समझिएगा। तो प्रकाश का होता है तो धूल
कण, किसके किरण स्कैटर्ड होता है तो धूल कण, तो धूल कण प्रकाश का विसरण निम्नांकित में किसकी वजह से होता है, तो धूल कण की वजह से होता है। तो आंसर आपका इसमें धूल कण हो जाएगा, बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 70 नंबर क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान क्या होता है, रक्त का पीएच मान क्या डिसाइड करना है। 5, तो रक्त क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, तो क्षारीय है, क्षारीय नहीं 7 से ज़्यादा होगा, और 7 से ज़्यादा में 7.4 भी है और 8 भी है, तो रक्त जो है वो क्षारीय प्रकृति का है, रक्त क्षारीय है, और क्षारीय यानी 7 से ज़्यादा उसका पीएच होगा, और लेकिन बहुत ज़्यादा क्षारीय नहीं तो 7.4, ये याद रख भी है। तो रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7.4, रक्त का पीएच मान 7.4, तो सी आंसर होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे, 71 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 71 नंबर क्वेश्चन। और 71 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया गेट का स्मारक विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध किसके बाद इंडिया गेट किसके याद का स्मारक है, किसके बाद का स्मारक है, विश्व युद्ध फर्स्ट के, विश्व युद्ध सेकंड के, किंग जॉर्ज का कि बाबर का यह स्मारक है, ये हम लोग को डिसाइड करना है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद दिल्ली में 1931 में इंडिया गेट बना था, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो प्रथम विश्व युद्ध तो बहुत मैंने 14 से 18, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध 39 से, तो किसके बाद, तो 1931 में बना हुआ है, तो 1931 में बना हुआ है, तो प्रथम विश्व युद्ध के स्मारक 71 का ए होगा, 71 का आंसर होगा, विश्व युद्ध फर्स्ट। और इसी के साथ आप आओगे 72 नंबर क्वेश्चन में, 72 नंबर क्वेश्चन नहीं आया, 72 में भंडारित आंकड़े प्रायः किस रूप में भंडारित किए जाते हैं, बिट्स के रूप में कि डेसिमल के रूप में, कोई नहीं तो बिट्स के रूप में। तो 72 का ए आंसर, 72 का आंसर ए होगा। बिट्स किस रूप में भंडारित किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, आंकड़े को स्टोर किस रूप में किया जाता है, डेसिमल रूप में कि अल्फ़ाबेट रूप में कि बिट्स रूप में, तो बिट्स रूप में। तो 72 का आंसर हम लोग का ए होगा, बिट्स। और 72 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, किस देश के राष्ट्रीय झंडे में भारत के राष्ट्रीय झंडे के समान रंग है, वो है आपका इटली के झंडा में। इटली के झंडा और भारत के झंडे में रंग की समानता है, इटली के झंडा और भारत के झंडे में रंग की समानता है। तो 73 का आंसर सी होगा, 73 का आंसर सी होगा। और उसके बाद फिर 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग को देखना है। और 74 नंबर क्वेश्चन लाइए, कुंभ मेला कितने दिनों के बाद, कितने वर्षों के बाद होता है, तो 12 वर्ष। ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को मालूम है 12 वर्ष के बाद होता है कुंभ मेला। प्रत्येक 12 वर्ष। अब है कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार। इलाहाबाद यानी प्रयागराज, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। थोड़ा ऑर्डर में नहीं लिखा, आप इसको पहले लिखिए। प्रयाग हो गया, हरिद्वार कीजिए, उज्जैन कीजिए और फिर नासिक, ये हम ऐसे ऑर्डर में। तो भाई प्रयाग कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड। फिर उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र। तो ये यहाँ पर प्रयाग, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला कितने अंतराल पर, तो 12 वर्ष। तो आंसर हमारा यहाँ डी 12 वर्ष। तो 74 का आंसर डी डिसाइड हो गया। और 74 के बाद का आंसर बाद का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन एक पक्षी अभयारण्य है, बांदीपुर, बांधवगढ़ा, बानरी, तो ये जानिए भरतपुर पक्षी अभयारण्य है। भरतपुर में पक्षी अभयारण्य है। और कहाँ है ये, राजस्थान। भरतपुर में पक्षी अभयारण्य है, राजस्थान। सबसे महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य भरतपुर में है। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 76 के लिए हम लोग आएंगे। 76, सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो गुजरात। सोमनाथ मंदिर इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ, गुजरात। तो बी होगा। सोमनाथ मंदिर को किसने तोड़ा था, तो मोहम्मद गजनवी जो भारत पर आक्रमण किया था, तो
1025 में सोमनाथ मंदिर तोड़ा था। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पर? गुजरात। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात। और फिर नेक्स्ट यानी 77 नंबर को देखेंगे, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता। कहाँ पर है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो राजीव गांधी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। और यही हवाई अड्डा को, इस हवाई अड्डा को ही सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में के हाथों दिया गया था। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर के हाथ में के देख रेख में कौन सा हवाई अड्डा गया? निजी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सबसे पहले कौन गया? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? हैदराबाद में। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये सब याद करने की बात है। ये 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये तो जीएस का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे सामान्य रूप से 80 क्वेश्चन। ए ने बी से कहा, कल दादी की पुत्रियों के इकलौता भाई से मिला। तो दादी की पुत्री और का इकलौता भाई यानी दादी का एक बेटा, तो दादी का बेटा क्या होगा? पिता। तो ए बी से का, तो ए किससे मिला? तो पिता से मिला, अपने पिता से मिला। तो ऐसे डिसाइड है, इसमें कुछ खास नहीं। तो तय है जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस थे उसको हम लोग देख चुके हैं। और जो क्वेश्चन रिमेन जो क्वेश्चन होगा वो मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो जनरल स्टडी का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। तो बिहार दारोगा मुख्य परीक्षा के लिए जो टेस्ट सीरीज का गाइड है, वॉल्यूम 2 गाइड, उसके सेट नंबर 2 के जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अब अगले सेट के साथ, अगले टेस्ट सेट के साथ यानी टेस्ट सेट नंबर 3 के साथ फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।